बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी के लिए स्पेशल मेरा सलाम उनको कबूल फरमाएँ और ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ दे, चाहे माली, जहनी, जिस्मानी, रूहानी, किसी किस्म का भी अगर आप चैलेंज का सामना कर रहे हैं इस वक्त, तो अल्लाह ताला आपको उसमें अल्लाह अपनी मदद फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे लिए तो आप भाई बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आज का मेरा वीलॉग दो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई, और बड़ा संजीदा नोयत की हैं। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान जो अपनी अजीम खारजा पॉलिसी का ढोल बजा रहा है वाकई उसमें कामयाब हो गए, या हमने एक ऐसा दोस्त खो दिया है जो शायद सदियों में, वाकई सदियों में बनता है। ये दोस्त खो दिया है मैं आपको बता दूं। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। पाकिस्तानी वफद इस टाइम चीन में है, शहबाज शरीफ साहब वो गए हुए हैं, और जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, ऐसा तो किसी कौंसलर लेवल के साथ तो ये नहीं होता जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है। मेरा आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है इस इशू से। दूसरा ये कि ये जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, जो चोर डाकू हैं, इन्होंने 2 साल में पूरी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में किसी रियासत ने इस सतह की डकैती, चोरी नहीं की जितनी इस हुकूमत ने 2 साल में की है। कई अरब डॉलर की, कई अरब डॉलर 2 साल में इस गरीब आवाम से। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जिनके हाथ में मोबाइल है, अगर वो ऐसे ना हो जाए तो फिर कहिएगा आप कि ये क्या कह रहे हैं आप। जो लोग मेरा वीलॉग टीवी पे देख रहे हैं, इंज बैठे ने थे इंज हो जाएंगे, इंज बैठे ने थे इंज हो जाएंगे कि ये क्या बात हुई, ये क्या कहा आपने। जब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए हैरान कौन नहीं, ये बड़ी ही परेशान कौन एक रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बल्कि मैं समझूंगा कि ये पाकिस्तान को, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई एम सॉरी, कि पाकिस्तान को धनिस्ता तबाह करने का एक मंसूबा हुआ है। जब आप ये सारा मेरी तफसीलात सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही खौफनाक किस्म की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे करता हूँ इसके ऊपर बात, लेकिन सबसे पहले आज लाहौर में सुथरा पंजाब के मुलाजमीन का एहतजाज था। उन्होंने सड़कों पे कूड़ा फेंक दिया। वो कहते हैं हमें तनख्वाहें नहीं मिली। इससे पहले आज जो महकमा तालीम है, उनके बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पे थे, वो ख़वातीन थी उनमें, और उनका भी यही कहना था कि हमें तनख्वाहें नहीं मिली। कहाँ जा रही हैं तनख्वाहें, ये ईद है और अगर इन्हें तनख्वाहें नहीं मिली, ये मैं वीडियो देख रहा था उसमें, तो फिर ये तनख्वाहें इन्हें क्यों नहीं दी जा रही। सुथरा पंजाब तो बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि जी इससे बड़ा मॉडल प्रोजेक्ट ही कोई नहीं आया। हालांकि उसमें जितनी बड़ी करप्शन हो गई है, अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ ये तो भाईजान, ये तो आगाज़ हुआ है सुथरा पंजाब का। अगर इस सुथरा पंजाब में से उस तरह पंजाब ना निकल आए ना, तो फिर कहेगा जो छिल के रखता है सारे में। इस लेवल की करप्शन हुई है कि मैं आप सोच नहीं सकते। इस पर मैं ईद के ऊपर बात करूंगा। प्रोग्राम ईद होते था, मैं चाहना ठंडा ठंडा जा कर ला। अमेरिका और ईरान की जो सिचुएशन है, MOU ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं, और इस ड्राफ्ट के अंदर बस अब एक आधे दिन में ड्राफ्ट दोनों तरफ से फाइनल हो चुका है, वेट हो चुका है। और वेट होने के बाद जनाब ये ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अमेरिका ने भी और ईरान ने, दोनों ने इसे अप्रूव कर दिया है। और अगले चंद घंटों में मार्क रूबियो तो कुछ और ही कह रहा है, खैर वो तो ये कह रहा है कि जनाब हम ऑलमोस्ट मुआहदा जो है मुकम्मल हो गया और अगले 72 घंटों में इसका ऐलान हो जाएगा। यानी ईद के ऊपर आप ये सुनेंगे कि ये ऐलान हो गया। और इस मुआहदे में एक असल चीज़ जो है वो ये है, मेरे भाइयों बहनों, मेरे भैनों ते भरावो, ज़रा नेड़े नेड़े आओ, मेरी गल समझ जाओ कि ये मुआहदा एक्चुअली किसी तरह भी ये मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है भाईजान। अमेरिका बैठा है वो थे, ईरान बैठा थे। ये मुआहदा है ईरान और इसराइल के दरमियान। अब चूँकि मुसलमान ममालिक डांस भी कर देने, कुंड भी कर देने, यानी नाचते भी हैं और घूंघट भी निकालते हैं, यानी क्या नाम है, गुलगुले खाते हैं और गुड़ से परहेज़ करते हैं, ठीक है ना।
یہ بالکل ویسے ہی وہ جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ہے نا جن نے کہ عمران خان آکسفورڈ سے پڑھے نہیں، وہاں سے گریجویشن کی ہے. کیسی بات ہے یار، یہ لوگ عمران خان کہتا تھا کہ تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے یہ سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ خاتون تو کہتے ہیں باہر سے کہیں سے پڑھ کے آئیے. کہتا مطلب یہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں تب بھی یہ نہیں سیکھنا چاہتے. اینی وے اب مسلمان ممالک یہ نہیں چاہتے تھے کہ جی ہم ڈائریکٹ اسرائیل کے سامنے بیٹھیں اور اسرائیل کے ساتھ وہ کریں، لیکن مارک روبیو اور جناب علی جو انٹرنیشنل کچھ ادارے ہیں انہوں نے تو بات ہی وکری کر دی ہے. وہ کہتے ہیں جناب علی کہ پاکستان بھی ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان ابراہم ایکارڈ کا اگر حصہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کرے گا جس کے اندر ایران بھی ہوگا، جس کے اندر باقی لوگ بھی ہوں گے. یہ ہے گلوب آبزرور، ایک میگزین ہے، میں یہ ذرا کھول رہا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں، بم پھٹنے والا ہے یہ. انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی یہ ابراہم ایکارڈ تو بہت پہلے ہو جانا تھا اگر بیچ میں ایران لات نہ ڈالتا. اب جیسے ہی ایران کے ساتھ صلح ہوگی تو ابراہم ایکارڈ ہوگا. یو ایس سینیٹر لینڈسے گراہم سے سعودی عربیہ، قطر اینڈ پاکستان جوائننگ دی ابراہم ایکارڈ وڈ ٹرانسفارم دا مڈل ایسٹ. اچھا جی، وارننگ دیر کوڈ بی سیریس کانسیکوینسز اف ریجنل الائز ریجیکٹس پریزیڈنٹ ٹرمپس پرپوزل. سیدھی دھمکی بھی لگا دی ہے اس نے کہا یا تو اس پہ دستخط کرو نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ، پختن لی تیار ہو جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گلوبل آبزرور کی رپورٹ ہے، یہ انٹرنیشنل جو ایک کیا کہتے ہیں میڈیا وہ ہاؤس ہے. یعنی یہاں پہ ہمارے وہ یہاں پہ سنگیت ایسے بندوق رکھن گے تو کہنے کے دستخط کرو ابراہم ایکارڈ سے. ایران کا قصور کیا ہے؟ امریکہ اتنا تپیا کیوں؟ اس کا ابراہم ایکارڈ بھی بڑھ گیا، اس کا وہ بورڈ آف پیس بھی بڑھ گیا، اس کا غزہ پروجیکٹ بھی بڑھ گیا ایران کی وجہ سے، جڑا انہیں تپیا ہے نا. ٹھیک ہے، اب وہ جیسے ہی ایران کے ساتھ معاملات سیدھے پدرے ہوں گے میرے بھائیوں بہنوں، وہ دے فوراً بعد ہی جناب علی ابراہم ایکارڈ کے اوپر دستخط کرائے جائیں گے. ابراہم ایکارڈ پہ دستخط کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل اور سعودی عرب یہ سب پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یہ اتنا بھیانک انکشاف ہے جو کیا کہتے ہیں یہ گلوب آبزرور نے یو ایس سینیٹر لینڈسے گراہم کے مطابق کیا ہے، اور یہی مارک روبیو بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی تھی اس کے پیچھے اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، اور عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے یہ جو ہے تب رجیم چینج کی گئی. آپ ذرا دیکھیں نا، اب تو ساری چیزیں ایسے لگ رہا ہے جیسے سامنے بالکل ایسے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو جب عمران خان صاحب جو تھے آج کا دور دیکھے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 4.5 سال میں ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو گیا ہے. پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ اسی لیے کیا گیا کہ پاکستان اتنی کمزور پوزیشن پہ چلا جائے کہ پاکستان کی جرت نہ ہو کہ وہ امریکہ کو انکار کر سکے. ابراہم ایکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی تاریخ میں اس سے بڑا معاہدہ کبھی بھی نہیں ہوا 1500 سال کی ہسٹری میں، جس میں یہودی اور مسلمان بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں گے. تسلیم کرنے سے مراد یہ کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیں گے. تو پیچھے کی رہ گیا. اس لیے عمران خان کو آپ نے حکومت سے ہٹایا تھا، کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں، یہ ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق میرے بھائیوں اور بہنوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس موجودہ حکومت نے 2 برس کے دوران، صرف 2 برس کے دوران، معاف کرنا میں نال اس لیے کھولنا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے جو بات کروں وہ پوری ایکوریٹ بات کروں. 2 برسوں کے دوران اس حکومت نے آپ کو پتہ ہے غریب عوام سے کتنے پیسے نکلوائے. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ
2 साल के अरसे के अंदर इस हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाकर 2,700 अरब रुपए वसूल किए। 2,700 अरब रुपए, यानी कि 7.25 ट्रिलियन रुपए, ये तकरीबन 9.8 बिलियन डॉलर बनता है 2 साल में, जो सिर्फ लेवी पे लिया है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि जो हमने IMF से अब तक 2 किस्तें लिए ना इमदाद की, वो टोटल बनती है 8.4 बिलियन डॉलर। और हमने जो IMF के घुटने पकड़ के, पैर चाट के, वो आगे डांस करके, घुंघरू बांध के जो हमने उससे पैसे लिए हैं, वो भाईजान हमने लिए हैं 2,340 अरब रुपए, जो हमने अवाम की जेब से पैसे निकाले हैं। अभी सुन लीजिएगा जरा, वो 2,725 अरब रुपए, यानी वो जो अवाम की जेब से लेवी के नाम पे डाका डाला है, वो 9.8 बिलियन डॉलर है, जो हमने क्या कहते हैं IMF से एड़ियां रगड़ के, उनकी सारी बातें मान के, उन्होंने अपना प्यो बना के, कि वो हमारे इतने बाप बन गए कि गरीब आदमी को अगर हमने 15 अरब रुपए की सब्सिडी देनी थी, उन्होंने कहा नहीं देनी, कम नहीं करना, कम नहीं करना, कम नहीं करना। उन्होंने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया। उनसे हमने 8.4 बिलियन डॉलर जो है वो लिया, और ये सारा कुछ हमने 2 सालों में। अभी इसमें ये समझे जरा, ये खाली लेवी नहीं है। हमने अभी गैस के ऊपर जो पेट्रोल दिया है, हमसे हुकूमत ने लूटे पैसे, वो अभी कोई पता नहीं है। हमसे जो बिजली के ऊपर क्या कहते हैं पैसे लूटे गए हैं, वो कोई पता नहीं है। पानी के ऊपर, दूध के ऊपर, घी के ऊपर, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, दाल के ऊपर, चलने के ऊपर, मरने के ऊपर, खांसने के ऊपर, नाचने के ऊपर, नहाने के ऊपर, हर चीज पे इस हुकूमत ने टैक्स। लेकिन वो टैक्स गया किथे? हम कहते हैं 1 अरब 1.5 अरब डॉलर हमें मिल गया है जी, हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लेंगे। तो ये 10 अरब डॉलर आपने खा लिए इस कौम के, वो किधर गए, किदी जेब में गए ने? कोई जवाब नहीं देगा। और आज आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया गया। एक इस्तेलाह इकोनॉमिक हिटमैन, इन्होंने कितने मुल्क तबाह कर दिया। इसी तरह यूगोस्लाविया, मिस्र, ये वो, इन्होंने मखसूस लोग होते हैं, वो आके उस मुल्क के जो इक्तिसादियत है उसे तबाह कर देते हैं, मईशत को तबाह कर देते हैं। उसके बाद वो मुल्क जो है वो ज़मीन पे गिर पड़ता है। ज़मीन पे गिरने के बाद ताकतवरों के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं जैसे कहोगे हम करेंगे, हमें जिंदा रहने दिया जाए। तो आज हम उस जगह पे आ गए पाकिस्तान में। और दुख वाली बात ये, आई शेर ऑफ अल्लाह, जब मैं आपसे ये बात करूं, मेरे दिल में एकदम ऐसे करके हुआ कि यार ये सारी लूट मार के बावजूद हम किससे भाई शिकायत करें, किससे कहें? जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, जिन्होंने ये सब कुछ किया, उन्हें नहीं नजर आ रहा कि इस हुकूमत ने कैसे कौम का बेड़ा गर्क किया। आई एम सॉरी, मुझे आज बड़ा दिल दुखी है मेरा। ये रिपोर्ट पढ़ के मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि यार एक रियासत, फलाही रियासत के नाम पे आप गरीब आदमी, वो जो बेचारा रेडी लगाता है, वो जो चने बेचता है, वो जो अमरूद बेचता है, वो जो ईंटें उठाता है, वो जो गारा उठाता है, आपने उसकी जेब से 2 साल में 10 बिलियन डॉलर निकलवा लिए। अच्छा निकलवा लिए, चलो, तो गए थे कहाँ 10 बिलियन डॉलर? यार उनका कोई हिसाब देगा कि नहीं देगा? ये इतना बड़ा सवाल है कि ये 10 बिलियन डॉलर इस्तेमाल कहाँ हुआ। क्योंकि अगर ये हमारी इकोनॉमी पे इस्तेमाल हुए तो इकोनॉमी थमल जाती। इकोनॉमी तो वहीं पे खड़ी हुई है। तो फिर ये तो खाली सिर्फ मैंने लेवी का बताया है। इस पे जो टैक्सेस हैं वो नहीं अभी मैंने बताए, जो दीगर टैक्सेस हैं वो भी नहीं बताए। अभी आपसे इन्वायरमेंट के नाम पे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो नहीं बताए, ठीक है ना। बिजली के बिलों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मैंने नहीं बताया। ये सब मैं पेट्रोल का आपको बता रहा हूं। अब आप समझिए कि इमरान खान को क्यों हटाया गया। डोनाल्ड लू के एक कागज ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। और अफसोस की बात यह कि डोनाल्ड लू के सामने, खैर पहले भी जब अमेरिका ने फ़ोन किया जनरल मुशर्रफ को, और जो उसके मेरा ख्याल है वज़ीर दिफा जो था, उसने जब जनरल मुशर्रफ को कहते हैं कि कहा कि तुम या हमारे साथ हो, नहीं तो हम पाकिस्तान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे, तो मुशर्रफ जो ख़ुद को मर्द आहन कहता था, जो कहता था मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, उसने कहा जी हम आपके साथ हैं। और पाकिस्तान की बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया उस दिन से। बंदे भी हमारे मरे,
इकॉनमी भी हमारी तबाह हुई, मुलजिम भी हम ही ठहरे। हूँ कोई कहे जी अब नहीं हम ठहरे जी, अब तो अमरीका मर जाए, ज़रा तुम इस्तेमाल कर ले टिशू पेपर की तरह, फिर आपको लगेगा पता। और फिर क्यों ना वो हमारी तारीफ़ें करे, उसे पता है भाई हमने अभी जाके इब्राहिम कार्ड पे दस्तखत करने, हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं। इसराइल जो उसका सबसे प्यारा लाडला काका है, वो आज हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे फिर जाके। अब आप कहेंगे जी नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा नहीं हुआ तो फिर की करोगे तुसी, की कर लोगे, क्या है आपके पल्ले? आपसे ज़्यादा आई एम सॉरी, मैं को बगावत नहीं फैला रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा, क्या कहूँ यार, मैं तो श्रीलंकन को देखता हूँ यार, वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल आए, बंगालियों को देखता हूँ वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल आए, पाकिस्तानी कभी निकल ही नहीं सकते, उन्होंने परवाह कोई नहीं की। उनको तो आप 10 बिलियन डॉलर, ये मैंने आपको बताया, ये सब पेट्रोल के ऊपर लेवी पे लिए गए, गैस पे कितने लिए गए, बिजली पे कितने लिए गए, ये तो मुझे लगता है जाके कोई 2 साल में इन्होंने को 20 अरब डॉलर इकट्ठे किए पाकिस्तान से। तो ये जो 20 अरब डॉलर इकट्ठे किए, ये गए किन के पास हैं, किन की सेवा हुई है, किन की खिदमत में पेश किए गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने पाकिस्तान को ताकतवरों के और के हाथ गिरवी रख दिए। पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट बन गया उनके लिए, एक मुनाफा बख्श पर प्रोजेक्ट बन गया। अदरवाइज किसी मुल्क में किसी कोई ऐसा कर सकता है जो हमारे साथ ये इन लोगों ने किया है? 1200 करोड़ के तैयारों में आप फिरते, इसलिए कि आपको पता नीचे आपसे सवाल कोई नहीं कर सकता, जिन्हें सवाल करेगा फिर वो लग पता जाएगा। इसलिए वो लोग जो चंद लोग यार सवाल कर लेते हैं ना, उनकी इज़्ज़त किया करें आप लोग। इस मुनाफिक मुआशरे में, इस बिकाऊ मुआशरे में, जहाँ पे सहाफ़ी किसी तवाइफ से ज़्यादा जल्दी अपना ज़मीर बेच देते हैं और बहुत सस्ता बेच देते हैं। आज ये जो बड़े बड़े मोहम्मद बिन कासिम बने हुए यार, बड़े बड़े सहाफ़ी, 2000 आई थिंक 12, 13, 14 में एक रिट हुई थी कि जी जितने बड़े अखबार के मालकान हैं और सहाफ़ी हैं, इनके भी जायदादों का एक जायज़ा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई थी, कहाँ गई वो? गायब हो गई। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तबाही में जहाँ बहुत सारे और लोग हैं, उनमें सहाफ़ी भी शामिल थे, हैं बल्कि, जिन्होंने अपने दौलत के लिए, जिन्होंने अपने 2 पैसे बचाने के लिए, अपनी बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा करवाया है। मैं हैरान हो जाता हूँ, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में फिरने वाले एंकर्स के पास 10 करोड़ का आ कैसे गए? वो लोग जो चंद साल पहले फटे हुए स्कूटर पे फिरते थे, उनके पास बंगले, कोठियाँ, गाड़ियाँ, प्लाट कैसे आ गए? कैसे इन लोगों के कौन से वो खुफिया चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें भी 50-50 लाख करोड़ के करीब होती हैं? कैसे ये 6-6, 7-7 करोड़ की गाड़ियां लेके और बदल लेते हैं? कैसे 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 ये कई कनाल के कोठियों के अंदर रहते हैं? कैसे आप पता करें? किसी का तो पता चलता है वो फॉरेन टूर पे गया हुआ है, कि थोड़ा जंदे नए पैसे कि आप गैर मुल्की दौरों पे चले जाते हैं, जहाज़ों में बैठ के जाते हैं, वहाँ लग्जरी होटल्स में ठहरते, शॉपिंग करते हैं, बेहतरीन मुकामात की सैर करते। साफ़ी के गिरेबान में कोई हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि वो बदमाश है, और उसके ऊपर जो बैठे हुए डॉन है वो उस बदमाश को पहलवान बनाते हैं। वो किसी को कोई भी बंदा जो उनकी मर्जी के खिलाफ बोल रहा है, उसकी माँ बहन करवा देते, उसकी ऐसी की तैसी फिरवा देते हैं, फिर उनके एजाज़ में तकरीबें करते हैं, अशाइये देते हैं उनके, जो सोशल मीडिया पे ना अपनी माँ की इज्जत करते हैं, ना अपनी बहन की इज्जत करते हैं। दूसरों की क्या खाक करनी है? जब आप सोशल मीडिया पे माँ बहन की गालियां देते, तो मैं जब ये कहता हूँ आप अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि क्या वो नहीं सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देखती होंगी? तो किस मुंह से अपनी बेटी को फेस करते होंगे जब आप किसी की बेटियों को इतनी गंदी गालियां देते होंगे? और शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जब जो आप लोगों को आपके एजाज़ में तकरीबें करते और आपके तारीफ़ें कर रहे होते। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे माफिया का राज है, जहाँ पे जो माफियाज़ हैं वो इतने हैवी हो गए कि वो जनाब अली
ان کے ہاتھ میں ادارے جو ہیں یرغمال بنے ہوئے، اور صحافت بھی مجھے لگتا ہے یرغمال بنی ہے. میرا آج بہت موڈ ایک دم بھائی خراب ہو گیا. آئی ایم سوری قسم سے. بعض اوقات مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے اتنا غصہ کیوں چڑھتا ہے. میں اس بات پہ اتنا دکھی ہوتا ہوں کہ میرے باپ نے تو ایک زندگی گزار لی مشکل، میں فائٹ کر رہا ہوں. میرے بچوں کا کیا بنے گا یار؟ ان کے بچے تو باہر ہیں، ان کے بچے تو باہر رہتے ہیں، ان کے بچے تو باہر سیٹل ہیں. یہ ملک تو میرے باپ نے جدوجہد کر کے اس لیے لیا تھا کہ یہاں پہ ان کی اولادیں خوشحال ہوں. ہم تو بھوکے مر رہے ہیں.